हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन और इस टॉपिक से जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात भी हम लोग करेंगे। बट टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा तुमसे बातचीत कर लूँ मैं। देखो हम लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है, ये प्रिपरेशन बहुत परफेक्ट है और बहुत सॉलिड प्रिपरेशन है। इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी तुमको काम दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, उसको टाइम निकाल करके एनी हाउ उसको मैनेज करके उसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे दिन बीतेंगे हमारे पास टाइम उतना कम होता जाएगा। तो हमको जो भी टाइम अभी अवेलेबल है उनमें जो भी तुमको वक्त दिए जा रहे हैं, लेक्चर्स तुमको मिल रहे हैं, प्रिपेयर करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। जो ग्रुप में क्वेश्चंस सेंड किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर एट द सेम डे ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो ही एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम लोग कर पाएंगे। दूसरी बात, हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये एकदम सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है तुम्हारे CU सेट के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। अब ये कंफर्म हो चुका है कि CU सेट ही होगा। अब इसमें कोई इफ़ एंड बट जो थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इस बार भी रूल्ड आउट हो जाए और फिर से पहले वाली अरेंजमेंट हो जाए, बट ऐसा नहीं है। अभी ये ऑलमोस्ट 100% श्योर हो चुका है कि CU सेट ही होगा और इस मंथ के एंड तक प्रॉपर नोटिफिकेशन, डेट्स, डिक्लेरेशन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बहुत दिन अब नहीं रह गए हैं, अपने प्रिपरेशन को हमको एक्सेलरेट करना है। बैकलॉग्स अगर हैं, टाइम निकालो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न होगा, कैसे लास्ट ईयर NTA ने क्वेश्चंस पूछे थे BHU बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो पूरा तुमको मैंने एक पैटर्न बता दिया था कि कितने कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं या बन सकते हैं। और हम लोग उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दिए हैं और हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उस क्वेश्चंस में भी उस पैटर्न को ही फॉलो किया जाए, मैं ऐसा पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। इससे तुमको मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बना करके पूरा लेक्चर तुमको समझा दिया कि देखो भाई ये पैटर्न हो सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन इसी पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए ताकि हमें कोई एग्जामिनेशन में तकलीफ़ ना हो। अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है तो हम उसको मैनेज कर सकने कंडीशन में हों, ठीक है। देखो पढ़ना है, सीखना है, सब कुछ देखना, मगर हमें इस तरीके से पढ़ना है कि जो पैटर्न चल रहे हैं, जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पैटर्न से हम पढ़ाई करें, ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिस होगा, जो क्वेश्चंस होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ तुम में से जो बच्चे अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हैं या फिर अभी भी अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे करें। इससे एक्चुअली होता क्या, कभी कभी ना सब कुछ मेसी हो जाता है। मेसी इन द सेंस कि जब कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं तो उनको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कैसे करें, उधर का भी जो प्रेजेंट चल रहा है वो भी एक तरीके का मेस्ड अप हो जाता है सब कि सर कैसे करें, बहुत छूट गया। तो अगर किसी के पास भी ऐसी प्रॉब्लम है कि सर समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू रीस्टार्ट, छूट गया है, बीच में ब्रेक हो गया है, रीस्टार्ट कैसे करें, तो बताओ। अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, मैं बताऊंगा कि हाउ यू शुड रीस्टार्ट। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि बीच में फंस गए हो और रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट तो किया था मगर किसी वजह से बीच में ब्रेक हो गया, होता है, सबके साथ होता है, तो मुझसे बताओ, शेयर करो, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे हिसाब से उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा। हाउ कैन वी रीस्टार्ट आवर प्रिपरेशन, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है। और अगर नहीं तो मैनेज करो और बैकलॉग्स कंप्लीट करो और मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं लोग आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
अब ये इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है, उससे क्वेश्चन क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। इसके पहले मीनिंग को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, करना क्या इसमें। हम सब जानते हैं जब किसी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अंडर एक कर्व्ड पाथ पर चलता है, ठीक है। ये जो कर्व्ड पाथ हम देख रहे हैं ये सब ग्रेविटी का ही किया धरा है। ग्रेविटी ना होता तो ये कर्व्ड पाथ भी नहीं होता, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ का नाम होता है पैराबोला। वी ऑल नो दैट कि ये जो शेप बन रहा है दिस इज पैराबोला, ठीक है। एंड वी ऑलवेज से कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ कैसा होता है, एक पैराबोलिक पाथ पर चलता है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब इस पैराबोलिक पाथ का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन का मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, वो सब जानते हैं। मगर इसका सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि बस एक मैथमेटिकल रिलेशन है उसको इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और समझो उसके बारे में कि इक्वेशन क्यों निकालते हैं। व्हाट डज दिस इक्वेशन गिव यू, ये तुमको क्या देता है, इससे हमको क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, इसकी बात पे समझते हैं कि लोग इसको फाइंड क्यों करते हैं। जैसे मान लो हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका, ठीक है, विथ सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा एंगल पर मैंने इसको फेंका। लेट अस सपोज विथ सम इनिशियल वेलोसिटी लेट अस कॉल्ड u, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, हम सब जानते हैं। यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज u cos थीटा, और यहाँ कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, u sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आगे जा कर के कैसे बदलते हैं ये हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। कौन किसको कैसे चेंज करता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी मुझको नहीं बताना है, कुछ और बताना है। जब मैं इस बॉडी को यहाँ से फेंका, ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओरिजिन, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा, कर्व्ड पाथ पर चलेगा ऐसे। मान लो आफ्टर सम टाइम द बॉडी हैज़ रीच्ड पॉइंट P। कुछ समय बाद ये बॉडी पॉइंट P पर पहुंच गया। अब इस पॉइंट P पर जब बॉडी पहुंचा अपने पैराबोलिक पाथ पर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर P पर जब वो पहुंचा उसका डिस्टेंस और हाइट कितना कितना था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ सीधा नीचे की तरफ, एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना वो आगे बढ़ा है, और जो परपेंडिकुलर है ये क्या होती है उसकी हाइट, मैंने y मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये हो गया उसका वर्टिकल हाइट जब वो पॉइंट P पर पहुंचा तब। उसकी ये डिस्टेंस है, ये हाइट है। ये डिस्टेंस और हाइट मिल करके, ये x और y मिल करके इसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x, y इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, जब ये बॉडी आगे बढ़ेगी इस पैराबोलिक पाथ पर, बॉडी आगे बढ़ेगा P से, तो जाहिर सी बात है x और y दोनों वैल्यू क्या होगी, चेंज करेगी। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ से आगे बढ़ेगा x और y की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी। तो दिस x एंड y विल चेंज विथ टाइम। ये x और y की वैल्यू समय के साथ हर अलग अलग पॉइंट पर बदलेगा, ठीक है, क्लियर है। ये x और y मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट एक दूसरे के साथ कैसे बदलेगा, इसी के लिए जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जिन बच्चों को केवल इक्वेशन नाम ही क्लियर है कि सर हम जानते हैं बस इक्वेशन होता है, बट कि इक्वेशन तुमको देता क्या है, ये है क्या। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो
पाथ का इक्वेशन है उसका मतलब ये होता है कि उस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल हाइट है वो पूरे पाथ पर कैसे चेंज करेगा। आई मीन कब कब कितना कितना होगा, x कितना होगा तो y कितना होगा, y कितना होगा तो x कितना होगा। इसी इक्वेशन को, रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तुमसे कोई पूछे कि भाई इक्वेशन ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन तुम जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कहोगे कि बस सिंपल इतना तुमको कहना होगा कि किसी को कहना क्या है, खुद को समझाना होगा। खुद को फिजिक्स समझाई जाती है, किसी और को नहीं। एक्स और वाई जिस तरीके से चेंज करेंगे ऑन द कंप्लीट कर्व्ड पाथ, एक्स और वाई में जो वेरिएशन होगा उस वेरिएशन के लिए जो एक रिलेशन बनेगा एक्स और वाई के बीच, वही होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको यूँ भी समझ सकते हो कि इस इक्वेशन का एक मतलब ये भी होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुमको डिस्टेंस पता है तो वहाँ की हाइट तुमको पता चल जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तुमको हाइट पता है तो डिस्टेंस तुमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसका ये मतलब भी है कि अगर किसी पॉइंट पर x पता है तो y पता चल जाएगा, y पता है तो x पता चल जाएगा। किस हाइट पर डिस्टेंस क्या होगी या किस डिस्टेंस पर हाइट कितनी होगी ये भी पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये इस इक्वेशन का मतलब होता है और इसलिए हम इस इक्वेशन को पता करते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हो कि जब किसी बॉडी को हम फेंकते हैं तो बॉडी किस पाथ पर ट्रैवल करेगा, वो पाथ का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, वो इक्वेशन तुमको बताता है कि इस रास्ते से वो बॉडी जाने वाली है। ठीक है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि अगला वो बॉडी कहाँ पर पे होगा। हम प्रेडिक्शन कर सकते होंगे कि किस टाइम पर बॉडी किस जगह पर होगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर उसको हमको पाथ का इक्वेशन पता है तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कब किस जगह पर वो बॉडी तुमको मिलेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन का मतलब है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, इसका इक्वेशन क्या है, चलो उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने बॉडी को फेंका और यहाँ से यहाँ तक जाने में, P तक जाने में उसको कितना टाइम लग गया, T। हम लोग तुमको इस पर हम जो क्वेश्चन किए थे तो हम लोग इस बात को अब तक जान चुके हैं कि 2 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटीज़ जो अलग अलग डायरेक्शन में होती है उनको अपना अलग अलग डायरेक्शन में ही यूज़ करते हैं। ये तो बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। सबका अपना अपना वेलोसिटी है, अपना अपना इक्वेशन है, अपना अपना उनका तरीका है। दोनों में अगर कॉमन की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होता है, टाइम। टाइम अगर हम लोग फाइंड करते हैं एक डायरेक्शन से, उसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। तो टाइम को छोड़ करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, ये हम लोग जान चुके हैं अब तक इतना पढ़ने के बाद। तो अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर ग्रेविटी तो यूज़ करते नहीं हम लोग। तो डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, x। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट कौन है, u cos थीटा। तो विल टेक u cos थीटा इनटू t और t इज इक्वल टू वी कैन से x अपॉन u cos थीटा। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ फॉर वर्टिकल मोशन की अगर बात किया जाए तो हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, इसका यूज़ कर लिया जाए। अब ये बॉडी यहाँ से जब यहाँ तक गई है तो जो हाइट कवर किया है वो हाइट कितनी बच्चों, y। हम लोग ये इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बॉडी को ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, यही 2 डायमेंशन है। तो ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, लेकिन ऊपर ले जाने और आगे ले जाने वाला काम अलग अलग वेलोसिटी ने करना है। आगे ले जाने वाला काम किसने किया है, u cos थीटा ने। ऊपर ले जाने वाला काम किसने किया है, u sin थीटा ने।
ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है वो बॉडी को उस डायरेक्शन में ही लेकर के जाती है। तो यहाँ जो मैं u लिखूँगा, अच्छे सबको क्लियर है कि u sin थीटा लिखूँगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो u इज़ u sin थीटा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो तुम इसका वहाँ उसका यहाँ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से टाइम मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g एज इट इज़, t स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नाउ y इज इक्वल टू u से u कैंसल्ड आउट एंड साइन बाइन cos इज tan थीटा, x यहाँ बचा है तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, x साइन बाई कॉस क्या होगा तुम्हारा tan थीटा माइनस ये ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, gx स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तुम्हारा बच्चों इक्वेशन होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कुछ नहीं है, सीधा सा एक रिलेशन होता है बिटवीन x एंड y। तुमसे कोई पूछे भाई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो पढ़ते वो होता क्या है, तो तुमको सिर्फ इतना कहना होगा कि बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किसी पॉइंट पर और जो उसका वर्टिकल हाइट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट एक दूसरे के साथ कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वही ये इक्वेशन हमको बताता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ x क्या होगा किसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y क्या होगा उस पॉइंट पर बॉडी की हाइट। इस इक्वेशन को हम लोग जनरली तब लगाएंगे, तब यूज़ करेंगे जब जैसे किसी पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लो हमें x और y में से कोई एक वैल्यू पता है, x और y में से कोई एक वैल्यू पता है, ये डिस्टेंस है, हाइट कितनी है, तो यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो किसी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस पता है, हाइट फाइंड करनी है, या किसी पॉइंट पर हाइट पता है, वहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब x पता है y फाइंड करना है या y पता है x फाइंड करना है, तो समझ जाना कि हमको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है। एम आई क्लियर? किसी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस पता हो, तुमको हाइट की ज़रूरत पड़े, या किसी पॉइंट पर हाइट पता है, डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, तो समझ जाना कि हमको इस इक्वेशन की तरफ देखना होगा और यही इक्वेशन हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो व्हाट दिस इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ y, और द वैल्यू ऑफ y इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ x। डिस्टेंस पता है, हाइट मिल जाएगा, हाइट पता है, डिस्टेंस मिल जाएगा, बशर्ते एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और वेलोसिटी ये सब हमको पता हो। नहीं पता होगा देखेंगे, मतलब बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, हम लोग करेंगे, समझोगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे इस इक्वेशन को हमको यूज़ करना है। यहाँ पर एक बात तुमको मैं और बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है समझना, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सबको? एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, इस कर्व शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। एंड देयरफॉर वी से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो हम लोग जो कहते हैं बच्चों की जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। इसी इक्वेशन को देखकर कहते हैं, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पर पे एक चीज़ और तुमको जानने की ज़रूरत है, वो क्या है, ये बच्चों देखो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सॉल्व किए होगे तुम लोग। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि y की किसी एक वैल्यू के लिए इफ़ यू पुट वन वैल्यू ऑफ y, इफ़ यू पुट एनी वन वैल्यू ऑफ y, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। तुमको x की दो वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है,
अगर इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है, इसका यही मतलब हुआ ना कि यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइट पर बॉडी 2 बार पहुंचती है। 2x की वैल्यू आने का मतलब बॉडी 2 बार पहुंचेगी, 2 अलग अलग टाइम पर, 2 अलग अलग डिस्टेंस पर हाइट सेम होगी। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, ये हाइट देख रहे हो भाई, क्लियर है? यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, ये भी क्लियर है। जब ये बॉडी वापस आएगा, नीचे गिरेगा, तो सामने जब लौट रहा होगा तो फिर कभी ना कभी वो उस हाइट पर पहुँचेगा। देख लो अच्छे से। तो इस हाइट को अगर तुम देखोगे तो क्या देखोगे कि देखो ये दोनों हाइट सेम है, ठीक है? तो एक ही हाइट, बताओ 2 बार मिला कि नहीं? एक बार ये वैल्यू हो गई x की, कॉल यू कैन कॉल दिस x1 एंड यू कैन कॉल दिस वैल्यू एज x2। तो एक ही हाइट तुमको 2 बार मिलेगी। ये हाइट तुमको 2 बार मिली, एक बार जाते वक्त और एक बार जब हाईएस्ट पॉइंट से लौटेगा तब। तो एक ही हाइट तुमको 2 बार मिली एट सम डिस्टेंस x1, एट सम डिस्टेंस x2। तो ये तुमको समझना होगा कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। यू विल गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इस बात को समझ सकते हो, फिगर से क्लियर है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि केवल एक हाइट ऐसी है, हर हाइट तुमको 2 बार मिलेगी, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, हर हाइट पर वो 2 बार होगा। लेकिन एक हाइट केवल ऐसी होगी जो मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट जो होती है बच्चों, वो केवल और केवल एक बार अचीव होती है, 2 बार अचीव नहीं होती है। ठीक है, तो इस कैपिटल H मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को अगर मैं छोड़ दूं तो हर हाइट पर तुम बॉडी को 2 बार पाओगे। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन है। ये इक्वेशन का पाथ पैराबोलिक है और ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब तुमको किसी एक y की वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन ऑफ पाथ होता है, ये इसका मतलब होता है। और इस पे हम अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि देख लिया जाए कि जो इक्वेशंस हैं से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो मैं एग्ज़ाम में CU सेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत बेसिक्स होंगे, बहुत आसान होंगे। और अगर आ जाए तो भगवान से प्रे करो कि क्वेश्चन आ जाए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा और फटाफट क्वेश्चन कर भी लोगे। ठीक है, तो करेंगे, भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर शुरू करते हैं हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, डू इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं तुमको शुरू कर रहा हूँ। एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका गया है विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप। इसका जो फेंकने का वेलोसिटी है u इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप तुमको दिए हैं, बस और कुछ नहीं। और पूछ रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका इक्वेशन लिखो, इसके पाथ का इक्वेशन लिखो जो हम लोग पढ़े हैं। अब इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े भी। इक्वेशन का मतलब सिंपल x और y में रिलेशन। तो x और y में रिलेशन हमको बनाना है, ये हमको क्वेश्चन बोला गया है। अब उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको 2 चीज़ चाहिए। कि तुम इक्वेशन को ध्यान से देखो, समझोगे। ऑल यू नीड इज 2 थिंग्स। पहला क्या चीज़? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। दूसरा क्या चाहिए बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रोटेशन u। तो u और थीटा ही ऐसी चीज़ है जो हमको चाहिए। मैं वहाँ पर पुट करूँगा, g की वैल्यू 10 रख लिया जाएगा, x और y में एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो ऑल यू रिक्वायर इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, फेंकने की वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? आई कैप का मतलब x डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, j कैप का मतलब
वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, आई कैप जे कैप सब जानते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है आई कैप वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इन जनरल, और जो जे कैप वाला है बच्चों क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट इज यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, अच्छे से हम सब जानते हैं। तो आई कैप के बगल में कौन है 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से यू कॉस थीटा की वैल्यू 1 कह सकते हैं, और अगर मैं u साइन थीटा निकालना चाहूँ तो u साइन थीटा इज़ 2, जो j कैप का कोफिशिएंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो i कैप का कोफिशिएंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो u cos इज इक्वल टू 1, u साइन इज इक्वल टू 2, ये हमको मिल गया। एक बात गौर करो कि हमको u cos थीटा चाहिए, मैं u cos थीटा डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूंगा u cos थीटा का होल स्क्वायर कर, कोई दिक्कत नहीं है। रह गया tan थीटा, तो साइन तुमको पता है कॉस तुमको पता है, तो tan कितना दूर है कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करूंगा तो u से u कैंसिल हो गया बच्चों, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, पुट कर दो फॉर्मूले में, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, x को छोड़ दो एज इट इज, tan थीटा के बदले क्या पुट करना होगा बच्चों 2 माइनस g को मैं 10 ले लूँ और एक्स स्क्वायर एज इट इज 2, यू स्क्वायर कॉस थीटा को मैं यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फाइन। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 2 5 जा 10 5x स्क्वायर, और u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो यू गॉट y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस इसको और सिंप्लीफाई करना है, सबको एक तरफ करना है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इसको सब जानते हो, तो 5x स्क्वायर इसको हम कर लिया तो माइनस 2x, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे भी करो, जैसा ऑप्शन तुमको दिया हो वैसा तुम उसमें उस पर टिक करना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर तुमको उस बॉडी के फेंकने का वेलोसिटी दिया हुआ है तो आराम से तुम उसका इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी करो, कोई इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मेथड देख लो कैसे करना है, जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे चलेंगे, डू इट। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर फिर आगे चलेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिंपल सा दिया है क्वेश्चन, वेलोसिटी इज गिवन और तुमको उसके इक्वेशन ऑफ पाथ को तुमको लिखना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, तो y इज इक्वल टू अगेन मैं लिखूंगा x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तो अच्छा एक काम करो, चलो इस इक्वेशन को तुम लोग मुझसे करके देखो, मैं एग्जैक्ट 2 मिनट का तुमको टाइम देता हूँ, 2 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तुम सभी को ऑनेस्टली वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, ऑनेस्टली पॉज करना और इसके बाद देखना, इसका इक्वेशन लिखना, फिर 2 मिनट बाद देखना कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ सब कोई, और आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, फिर वीडियो को ऑन करके चेक करना क्या आंसर है, ठीक है। तो 2 मिनट का मैं सबको टाइम देता हूँ, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन के वेलोसिटी को देखो, इक्वेशन लिखो, कमेंट में मेंशन करो, मैं चेक करूँगा, फिर मैं इसको अभी तुरंत सॉल्व करूँगा, तुम देखना आंसर क्या था। एग्जैक्ट गिन करके 2 मिनट दूंगा, जल्दी करो।
तो ठीक है, आई थिंक अब तक सबका आ गया होगा और उम्मीद करूँ कोई चीटिंग नहीं करेगा और अब तक सब लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स से मेंशन कर चुके होंगे और मैं कर रहा हूँ, अपना आंसर चेक करना, मैं भी चेक करूँगा, ठीक है। तो मुझको क्या करना होगा, वेलोसिटी दिया है अगर 3i कैप प्लस 5j कैप, तो i कैप के साथ जो लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। j कैप के साथ जो लगा है जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा इज इक्वल टू 5। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 5/3। tan थीटा की हमको दरकार है, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया। नाउ इक्वेशन लिखा जाए y इज इक्वल टू x, tan थीटा इज 5/3, छोड़ दो बाद में लिखा जाएगा, माइनस g tan ले लिया जाए tan x स्क्वायर बाई 2, ये जो u cos थीटा इसको u cos थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो u cos थीटा इज 3 एंड 3 का होल स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 5x/3 एज इट इज़, और ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 5x² 9। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9y इज इक्वल टू क्या आएगा, 315x ये हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5x², ठीक है। तो इसको मैं इधर लेते हूँ तो कितना हो जाएगा 5x² माइनस 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। यही तुम्हारा है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर्म करने को आते हैं तो हमको इस तरीके से करना होगा अगर वेलोसिटी हमें गिवन है तो ठीक है। मैं चेक करूँगा किन किन लोगों ने कमेंट किया है और किन किन लोगों ने बिना चीटिंग के सही आंसर दिया है, ठीक है। तो कर लो इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब तो इक्वेशन फॉर्म करना सब सीख चुके हैं, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या तरीका होगा, कुछ फॉर्मूला भी होगा उसकी बात भी करेंगे। कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट 45 डिग्री, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 45 डिग्री पर फेंका जाता है, ठीक है। तो 45 डिग्री पर फेंका जाएगा तो जाकर कैसे कहीं गिरेगा, ठीक है। अब कह रहा है इट जस्ट क्रॉसेस का मतलब क्या हुआ, जस्ट क्रॉसेस का मतलब क्या हुआ कि बस दीवार को टच करता हुआ बस निकल जाएगा। जस्ट क्रॉस का मतलब ये हो, जैसे मान लो मैं तुमको बताऊं कि जैसे ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है, तो इसको क्रॉस करना तो मतलब कहीं से भी क्रॉस कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्रॉस का मतलब यूँ होगा कि इसको जस्ट टच भी नहीं करेगा, बस यूँ उसके ठीक ऊपर से करके निकल जाएगा, दैट इज मीनिंग ऑफ जस्ट क्रॉस, ठीक है। तो एक दीवार को जस्ट क्रॉस करता है और जो दीवार 15 मीटर अवे है, यहाँ जब हमने उसको फेंका तो फेंकने के पॉइंट से 15 मीटर दूर है वो दीवार और उसको क्रॉस करके 5 मीटर पीछे जा कर के गिरता। अगर मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम दो कुछ बच्चों ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से मैं तुमको डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। ये एक वर्टिकल वॉल है, मैंने एक गेंद को फेंका है 45 डिग्री पर और ये गेंद गई है जाते जाते एक दीवार को जस्ट क्रॉस किया है, बस ऐसे टच नहीं किया है, बस जस्ट क्रॉस करके निकल गया है, ठीक है। जिस दीवार को क्रॉस किया है वो 15 मीटर अवे है, 15 मीटर दूर दीवार है और वो जो बॉल है वो गेंद है वो दीवार के पीछे जाकर गिरता है 5 मीटर अवे। कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्लियर है, ओके। द हाइट ऑफ द वॉल इज, इस दीवार की ऊंचाई तुमको फाइंड करनी है जिसको इस बॉल ने क्रॉस किया है, ठीक है। तो 50 मीटर दूर था, 5 मीटर पीछे गिरा। अब कैसे फाइंड किया जाए, हमारे पास क्या तरीका हो इसको फाइंड करने का। तुमको ने पहले कहा था कि अगर कभी ऐसा लगे कि यार किसी क्वेश्चन में x पता हो, y पता करना है, y पता हो, x पता करना है, तो समझ आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा हेल्प कर सकता है।
अब जैसे इस पॉइंट की अगर मैं तुमको इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो अगर मैं ये वर्टिकल डायरेक्शन दिखाऊँ तुमको अलोंग वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और इसकी हाइट को मैं मान लूँ वाई जो कि हमको फाइंड करना है। तो जरा ये बताओ बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं 15, y बोल सकता हूँ कि नहीं? कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 15 और हाइट कितना है इसका y। तो 15, y इस पॉइंट का क्या निकल गया कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना? डिस्टेंस कितनी है 15, हाइट कितनी है y जो नहीं पता है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। वही बात जो मैं कहा था फिर बोल रहा हूँ, x तुमको पता है y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किसी पॉइंट पर डिस्टेंस पता है, हाइट फाइंड करनी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा था कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ करना तुम्हारा काम शर्तिया हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन था उसकी बात कर ले, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो y तो हमको फाइंड करना है, चलो x कितना है 15, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का टेंशन नहीं है, थीटा 45 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। g 10 ले लेंगे, x की वैल्यू पता है 2 है, थीटा इज ओके। एक चीज़ हमको बस परेशान करेगी वो होगा बच्चों u। हमें फेंकने की वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं है और जब तक u तुमको नहीं मिलेगा तब तक इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हो। हमें x पता है, y फाइंड करना है, अच्छी बात है फाइंड कर लेंगे, बशर्ते और भी चीज़ें तो पता होना चाहिए। तो u परेशान करेगा, अगर u मिल जाए तो हमको पूरा तैयार है मेथड कि कैसे क्या करना है। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ u, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अब u कैसे पता किया जाए, चलो इस फिगर को ध्यान से देखो। ये 15 + 5 तो हम कह सकते हैं जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू 20 मीटर। रेंज क्या होता है, जहाँ से फेंकते हो जहाँ गिरता है वही क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज हमको 20 मीटर पता है। तो रेंज अगर हमको पता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है सर। ठीक है, तो रेंज इज 20, u स्क्वायर नहीं पता है, छोड़ दो, थीटा पुट करोगे 45, तो 45 2 कितना होगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, टेंशन नहीं है उसका। g कितना ले लिया 10। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर u स्क्वायर पता कर लूँ तो 10 × 20 क्या हो गया बच्चों 200। तो u स्क्वायर का भी टेंशन खत्म, u स्क्वायर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बाकी सब कुछ तुमको पता ही है। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू x कितना है 15, 10 45 कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 10 x स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2, u स्क्वायर कितना है बच्चों 200, u स्क्वायर इज 200 एंड cos 45 इज 1/√2, स्क्वायर भी करोगे तो 1/2, ये कट जाएगा 2 से 2। नाउ दिस, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 15 माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा 11.25, इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। तो y दैट यू विल गेट इज 3.75 मीटर। तो इस तरीके से जो उस दीवार की हाइट आई वो क्या आई बच्चों 3.75 मीटर। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। हमको समझना होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस में हम इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक चीज़ तुमको बताता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या हो देख लो। जैसे मान लो मैंने किसी बॉडी को ऐसे फेंका, ठीक है, और ये है दीवार, जैसा क्वेश्चन में तो वैसे ही बता रहा हूँ, ये है दीवार जिसकी हाइट हमें नहीं पता, मान लो y है। इसके एक तरफ का डिस्टेंस पता है x1, एक तरफ का डिस्टेंस पता है x2, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहाँ पर पता था। ये y था, एक तरफ 15, ये y था, एक तरफ 5। तो x1 x2 हमको पता है, हाइट हमको फाइंड करनी थी, यही क्वेश्चन था जैसे वहाँ बता रहा हूँ। तो कहीं भी प्रोजेक्टाइल में अगर ऐसा सीन बन जाए कि एक हाइट तुमको पता करनी है, इसके इस तरफ का x1 और इसके
इस तरफ का x2 मुझको पता है ये, तो ये तो ठीक है, तरीका देख लिए, पूरा प्रोसेस कैसे है टेक समझ ही आ गया। एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, वो फॉर्मूला क्या होता था, y इज इक्वल टू x1 इंटू x2 बाई x1 प्लस x2। इस फॉर्मूले को अगर तुम यूज़ करोगे तो बिना इतना ताम झाम किए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, y इज इक्वल टू x1 x2, तो x1 x2 75 बाई x1 प्लस x2, 15 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 20, तो कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दो तो 15 बाई कितना हो जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.75 मीटर। ठीक, आगे वैल्यू। तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझो, रुको, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला है ये, मगर इस बात का ध्यान रहे, इस फॉर्मूले की एक शर्त होती है, हर शॉर्टकट तरीका अपने साथ कुछ कंडीशंस ज़रूर लेकर के आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके देगा, बशर्ते याद रहे कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करना जब फेंकने का एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, सिर्फ तभी, ठीक है, जब एंगल 45 डिग्री होगा तभी ये इक्वेशन हम लगाएंगे, अदरवाइज हमें पूरा प्रोसेस जो देख रहे हो कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा बहुत देखेंगे क्या कर सकते हो उसमें, मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते होगे अगर 45 डिग्री न दिया हो तो। क्लियर है बात, समझ रहे हो, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रहे जब 45 डिग्री होगा तभी इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, अदरवाइज ये पूरा मेथड जो देख रहे हो, छोटा है बड़ा है अच्छा खराब जो भी है, यही मेथड है, ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर 45 नहीं है तो, बट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड का फॉर्मूला होगा, फट से टिक करोगे आंसर, काम खत्म, ठीक है। तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, क्विक। चलो, तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और 4 भी क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में और बहुत आसान क्वेश्चन है, बड्ढो करना क्या है। इसमें क्या होगा, तुमको एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन दिया रहेगा और वहाँ से तुमसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे तुमसे पूछ लेगा भाई व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज़ द वर्टिकल हाइट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत चीज़ तुमसे पूछा जा सकता है। देखते हैं हमको इसमें क्या करना होगा, क्या बहुत तरीके हैं इसके, मगर क्या शॉर्टकट तरीका है, जल्दी तरीका क्या होगा जिससे क्वेश्चन फटाफट आएगा, कम समय लेगा, कैलकुलेशन भी कम करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, बट देखने के पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक्स बात होगा जो हमको समझना होगा। जैसे मान लो हमने किसी बॉडी को एक पैराबोलिक पाथ में फेंका, किसी एंगल पर फेंके ग्राउंड से, ये बॉडी आगे बढ़ रही है और ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट अस कॉल दिस एक्स एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन, लेट अस कॉल दिस वाई एक्सिस, ठीक है, फाइन। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हर अलग अलग पॉइंट पर, हर अलग अलग पोजीशन पर ये एक्स और वाई चेंज करता है। हम लोग जब इसको ओरिजिन कहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो तुम उसका आंसर मुझको बताओ कि इस पूरे पाथ पर, ठीक है, इस पूरे कर्व्ड पाथ पर, पैराबोलिक पाथ पर y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी पॉइंट पर पे कोऑर्डिनेट, तो मैं तुमको बताऊँ कि किसी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उस पॉइंट पर वर्टिकल हाइट की वैल्यू, यही दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक कोई पॉइंट P है जहाँ पर कोऑर्डिनेट है x और y, डिस्टेंस इज x, हाइट इज y। अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पूरे कर्व्ड पाथ पर, इस पूरे पैराबोलिक, जो क्वेश्चन बहुत आसान है मगर तुमको समझाना होगा, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तुमको सिखाना है, आई विल टेक टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है,
मगर हमें सॉल्व नहीं करना है ना कि बस सॉल्व कर लिया, समझाना है, तुमको सिखाना है कि कैसे क्या होता है। इस पूरे पाथ पर ज़रा मुझको बताओ कि जो y की वैल्यू तुम देख रहे हो, ये जो हाइट y की जो वैल्यू तुम देख रहे हो कितनी बार ज़ीरो होगी, ये y की वैल्यू कितनी बार ज़ीरो होगी? तुम कहोगे सर 2 बार ज़ीरो होगी। कब कब? पहली बार तो जब फेंक रहे तब ज़ीरो है, ग्राउंड से शुरू की हाइट ज़ीरो है, y मतलब हाइट ज़ीरो होगा, y जीरो मतलब क्या, हाइट कितनी बार जीरो होगी, तो हाइट 2 बार जीरो होगी। एक जब मैं फेंका तब y की वैल्यू जीरो थी, हाइट जीरो था, और जब ये दोबारा उड़ता उड़ता जा करके वापस ग्राउंड पे गिरेगा तो यहाँ पर भी हाइट क्या होगी उसकी, ज़ीरो, ज़मीन को टच कर चुका, हाइट ज़ीरो हो गई, y की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो y की वैल्यू 2 दफ़े ज़ीरो होगी, एक बार फेंकते समय, एक बार गिरते समय, लेकिन एक फ़र्क है दोनों में। जब यहाँ पर y ज़ीरो है तो x भी ज़ीरो है, डिस्टेंस भी ज़ीरो, हाइट भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जब y ज़ीरो हुआ तो यहाँ पर बेटा जब y ज़ीरो होगा तो डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, r के बराबर हो जाएगी। तो 2 बार y ज़ीरो होगा, एक बार शुरू में जब x भी ज़ीरो होगा, एक बार अंतिम में जब x r के बराबर हो जाएगा। या तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो सर r,0, r मतलब डिस्टेंस, y मतलब हाइट, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। या इसको समझ सकते हो कि y की 2 बार वाले ज़ीरो, शुरू में एक बार अंत में। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्यों बता रहा हूँ। अब मैं ये समझ गया कि जब मैं y की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन तुमको दिया हुआ है y = 2x - x² 2 x/12, तो मैंने पहले कहा था कि हर एक y की वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिलती है। देखो मिल भी रही है, y ज़ीरो है, यहाँ y ज़ीरो है, मगर x की 2 वैल्यू है, एक x की 0 वैल्यू है, एक x की r वैल्यू है। तो जब मैं y को यहाँ से ज़ीरो कर दूँ, इफ़ y = 0, तो x की मुझको 2 वैल्यू मिलेगी, उन्हीं 2 वैल्यू में से एक वैल्यू क्या होगी, रेंज के बराबर होगी। ठीक है, 2 कैसे, इफ़ y = 0 तो 0 कर दो, 0 क्या हो जाएगा, 2x - x² 12। x मैं कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 - x/12। ठीक है, देयरफॉर एक बार इसको 0 किया तो x = 0 मिला, एक बार इसको 0 किया तो बच्चों क्या मिल गया, x = 24 मिल गया। ठीक है, एक बार ये 0 किया, एक बार ये 0 किया, तो ये दोनों वैल्यू मुझको कब मिली, ये दोनों वैल्यू मुझको तब मिली जब मैंने y की वैल्यू को 0 किया। तो जैसे ही y को मैंने 0 किया, हमें x की 2 वैल्यू मिली, एक 0 और दूसरा नॉन ज़ीरो। जो 0 है वो इस पॉइंट के लिए हो गया, देख लो, और जो नॉन ज़ीरो है वही तो इस पॉइंट के लिए हो गया। तो सिंपल सी भाषा में बात किया जाए तो रेंज की जो वैल्यू आई वो कितनी है बच्चों, 24। अच्छे से देख लो, y की वैल्यू 2 बार 0 होती है। पहली बार तब 0 होती है जब x भी 0 होता है, क्लियर है उस पॉइंट के लिए। दूसरी बार जब 0 होगी तब x रेंज के इक्वल होता है, इस पॉइंट के लिए देख रहे हो। तो हम कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि ये वाले से मतलब नहीं है, जो नॉन ज़ीरो वाला है वही क्या हो गया, रेंज की वैल्यू। देयरफॉर वी कैन इजीली से रेंज = 24। ये हमारा एक वैल्यू तो कम से कम आ गया, रेंज तो हमारा आ गया, रेंज का टेंशन नहीं है। रह गया मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी होगी, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमसे पूछूं कि हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर x की वैल्यू देख लीजिए और y की वैल्यू देख लीजिए, पुट कर दीजिए। x कितना है, ये x तो सर रेंज का हाफ है ना, तो ये रेंज कितना हो गया, हाफ, और हाइट तो y तो हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x y की वैल्यू, x इज r/2 एंड y इज h। तो r/x इज इक्वल टू r/2 और y इज इक्वल टू क्या हो गया, h। तो ये मिल गया मुझको हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब x की वैल्यू r/2 होगी तो जो y की वैल्यू है वो हाइट के बराबर होगी, ये कह सकते हैं। जो दिख रहा है उसको बोल रहा हूँ मैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू r/2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, h के इक्वल होगी, कह सकता हूँ मैं।
कोई दिक्कत नहीं है। जब x रेंज का आधा होगा तो y क्या होगा, अपने आप हाइट के बराबर होगा। यानी इस इक्वेशन में अगर तुमको y को h बनाना है तो x को तुमको क्या बनाना होगा, r/2। अगर तुम x को r/2 बनाओगे तो जो y होगा वो अपने आप h बन जाएगा। ये हमको कोऑर्डिनेट देख के समझ में आ रहा है। तो अब अगर तुमको हाइट निकालनी है तो क्या करोगे, बस इस इक्वेशन में x के बदले r/2 पुट कर दो। r/2 मतलब 24 का आधा 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं अगर 12 पुट कर दूँ, रेंज का आधा, तो जो y की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। देयरफॉर वी कैन से h इज इक्वल टू 2 इंटू 24 का आधा 12 रखोगे माइनस एक्स स्क्वायर 144 होगा 12 का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 24 माइनस 12, तो यू गॉट h इज इक्वल टू 12। तो h की वैल्यू आ गई 12 और रेंज कितना आ गया बच्चों 24। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको इक्वेशन पता हो तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा बातों को समझ करके, कौन कब बदलता है तो उससे दूसरा कैसे बदलता है, इस बातों को समझे तो आराम से फाइंड कर सकते हैं कि ये हाइट और रेंज कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू इट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन पर नहीं है, बट इस क्वेश्चन को मैंने पूछा था एक बार तुमसे क्वेश्चन में, जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया था तुम लोग को, जो लोग भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत था कि सर ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुमको समझना होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं और आते हैं। तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा था, बात समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है इस क्वेश्चन को मैं एक बार क्लास में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हो, क्या इसका मतलब होता है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर आगे। पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि तीन बॉडी देखो दिखाई दे रही है, ए बी और सी। पहले तीनों के अच्छे अच्छे पाथ को देख लो। जो ए वाला है देखो उसका पाथ ये वाला, ये गया ऊपर आया और यूं गिरा ऐसे, ये ए का पोजीशन है, भूला नहीं। ठीक है, बी वाला ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे आया, यू आया, यहाँ तक गया, यू गिर गया बी, तो ये गिरा तुम्हारा बी। ठीक है, सी वाला ये वाला है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर टच किया और गिरा सी। तो ये ए बी सी तीन प्रोजेक्टाइल हैं, तीनों को फेंका गया है, पता नहीं कितने एंगल पर, पता नहीं कितने वेलोसिटी पर, कुछ दिया नहीं है, सिर्फ फिगर दिया है कि तीन प्रोजेक्टाइल ए बी सी को जैसे फेंका गया वैसा फिगर में दिया गया है, इनका पाथ फिगर में दिया गया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन तुम्हारे सही है। क्लियर है, तुमको पता कर कौन कौन सही है, चेक करते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। अच्छा एक बात को अगर समझो, इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले इस फिगर को ध्यान से अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि तीनों का जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम है, सभी एक ही हाइट तक, जो हाइट जो मैक्सिमम है वो तीनों की सेम है। ये हमको साफ फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो है वो सारे प्रोजेक्टाइल की सेम है, सभी एक ही हाइट तक जाकर के लौट आ रहे हैं, सभी एक ही हाइट तक जाकर के लौट आ रहे हैं, सभी एक ही हाइट तक जाकर के लौट आ रहे हैं। तो हाइट सबका सेम है। हाइट सबका सेम है सर, उससे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ना यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g कह सकता हूँ। ये u साइन थीटा जो है वही तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। क्लियर है,
तो हाइट सबकी सेम है, तो जाहिर सी बात है वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा भी सबका सेम होगा। 2g से तो कोई मतलब नहीं है, सबके लिए तो वो सेम वैल्यू होगी। तो हाइट डिपेंड ऑन वर्टिकल कंपोनेंट, और अगर हाइट सबकी सेम है, वर्टिकल हाइट सबकी अगर सेम है, यानी कि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर ले जाता है वो सबका सेम होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर ले जाने वाला कौन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट, और सब इक्वल हाइट तक जा रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम होगा। ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर सी। भाई सबसे दूर कौन गया पहले बताओ, ए बी सी में सबसे दूर कौन गया है, सी। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि सी मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाकर गिर रहा है। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर सी, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कौन कराता है, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला सबसे अधिक होगा, ये भी क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू सर 2u sin थीटा अपॉन g। अभी देखो यहाँ भी u sin थीटा आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम है, हमको पता चल चुका है, और वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका सेम होगा, ये भी सही है। ठीक है, फिर करा टोटल वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर टोटल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, टोटल। अब टोटल में क्या होता है सर, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन दो कंपोनेंट होते हैं सर, हॉरिजॉन्टल और प्लस वर्टिकल। ठीक है, ये टोटल दो वैल्यू पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलो वर्टिकल तो सबके लिए सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट सबके लिए सेम है। जिसके लिए हॉरिजॉन्टल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी टोटल वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो सी वाला प्रोजेक्टाइल है, इसको अगर देखो तो सी वाले प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम है, तो टोटल वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसका तो कंपेयर ही नहीं करना है, ये सबके लिए सेम होने वाला है। तो ये सबके लिए सेम हो गया, जिसका ये ज़्यादा उसका ये ज़्यादा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका ज़्यादा है, सी का, तो सी का जो टोटल वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इस ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इस फिगर को देखकर कह सकते हैं। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। हाइट देख लो, डिस्टेंस देख लो, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक करो, वर्टिकल कंपोनेंट चेक करो, कौन कितने हाइट को टच कर रहा है वो देख लो, कौन कितना दूर जाकर गिर रहा है वो चेक कर लो। ये सब चेक करोगे तुमको मिल जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा चेक करो कौन कितने हाइट तक जा रहा है, कौन कितना दूर जा रहा है, कौन कितना पहले गिर रहा है, कौन सबसे ऊपर जा रहा है। ये सब चेक करके तुमको तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, बट फिगर को ध्यान तुमको देखना होता है। क्लियर है? तो आई थिंक जिन बच्चों को डाउट था क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा तो कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी को चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं देखूंगा किसका आंसर सही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, किसका आंसर गलत है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देख लो, जो हम लोग आज पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड है, और ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आज प्रोजेक्टाइल यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये तुम्हारा आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट क्लास होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा जल्दी मैं तो ऐसा मैं लेकर के आऊँगा, बट बिफोर दैट इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और इस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि जो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें एक और टाइप था असर्शन रीज़न, जो मैं तुमको होल्ड किया था, बताया था कि इस क्वेश्चन को अभी इस टाइप को होल्ड कर दो, मैं बाकायदा इसका सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो हम लोग जो अब तक पढ़े हैं वेक्टर्स, वन डायमेंशन, ग्राफ, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पढ़ चुके हैं, इन पूरे टॉपिक्स का एक कंबाइंड लेक्चर में लेकर के आऊँगा ओनली ऑन असर्शन रीज़न।
कि जो अब तक हम लोग पढ़े पूरा फिजिक्स जब से उनको शुरू किया पढ़ाना, उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे पूछते, थोड़ा लंबा वीडियो होगा वो, मगर बहुत काम का होगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस करते कैसे। ठीक है, तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग असर्शन के ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे और इन टॉपिक्स पर जो तो हम लोग पढ़ चुके हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ कॉन्सेप्चुअल अगर कन्फ्यूज़न हो तो मेंशन करना, मैं देखूंगा। अगर कुछ ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चंस का आंसर कौन कौन दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।